इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी ऐतिहासिक गाथा पर बात करने वाले हैं जो सच में किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है। मतलब सोचिए जरा, एक मामूली सा दिखने वाला मजाक एक ऐसा डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दे जो आगे चलकर पूरे एक साम्राज्य का नक्शा ही बदल दे। बिल्कुल सच, ये कहानी है गहरे स्वाभिमान की, भयंकर खून खराबे की और एक ऐसे इंसान के उदय की जिसने इतिहास के पन्नों को पूरी तरह से पलट कर रख दिया। तो सवाल ये है, कैसे एक आदमी की दाढ़ी पर किए गए मामूली से मजाक ने पूरे साम्राज्य की किस्मत बदल दी। चलिए गहराई से इसे समझते हैं। इतिहास में युद्ध तो जमीन या दौलत के लिए होते ही रहते हैं, है ना? लेकिन चेहरे के बालों पर की गई एक छोटी सी टिप्पणी, कोई सोच भी नहीं सकता कि इससे एक पूरे राज्य की नियति झकझोर उठेगी। आज का हमारा पूरा सफर बस इसी एक सवाल के इर्द-गिर्द घूमने वाला है। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इस दाढ़ी के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पुराने जमाने में चेहरे पर घनी दाढ़ी होना सिर्फ कोई लुक या स्टाइल नहीं था, ये इंसान की इज्जत और उसके गहरे स्वाभिमान का सख्त प्रतीक हुआ करता था। लेकिन आज तो ये बस फैशन है। स्रोत में एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। एक आधुनिक दुल्हन ने अपनी शादी के दिन जब दूल्हे को लंबी दाढ़ी में देखा तो वो भड़क गई। उसने कहा कि मेरे इतने महंगे मेकअप के सामने ये दाढ़ी बिल्कुल नहीं चलेगी। बेचारी ने साफ कह दिया कि बिना दाढ़ी बनाए शादी नहीं होगी और हार कर दूल्हे को नाई बुलवाकर दाढ़ी कटवानी पड़ी। खैर, ये किस्सा हमें एक बहुत बड़ा कंट्रास्ट दिखाता है कि पहले के लोग अपने स्वाभिमान यानी चेहरे के बालों को लेकर किस हद तक गंभीर हुआ करते थे। तो हमारा पहला अध्याय है वंशावली और टूटे वादे, यानी नीमजी भाटी तक का सफर। अब यहाँ जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये कि कैसे विस्थापन एक बड़ी त्रासदी की नींव रखता है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1400 के दशक में वीर हड़बू जी ने राव जोधा को मंडोर वापस जीतने का आशीर्वाद दिया था और साथ में जैसो भाटी को भेजा था। मंडोर जीत लिया गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता सत्ता के नशे में राव जोधा ने जैसो भाटी के वंशजों से किए गए वादे तोड़ दिए। इसी धोखे के कारण उनकी आने वाली पीढ़ियों को दर दर भटकना पड़ा और इसी विस्थापित लेकिन बेहद स्वाभिमानी वंश में जन्म हुआ हमारे मुख्य पात्र का, नीमजी भाटी। आगे बढ़ते हैं एक जानलेवा त्योहारी मजाक की ओर, जो कालका देवी मंदिर में दशहरे के दिन हुआ था। तो हुआ कुछ यूं कि दशहरे का पावन दिन था। सभी सांखला सरदार कालका देवी के मंदिर में इकट्ठा हुए थे। देवी के लिए वहां एक 8 साल का विशाल बकरा लाया गया। अब इस बकरे की एक बहुत ही खास बात थी, इसकी दाढ़ी कुछ ज्यादा ही लंबी थी। और ठीक यहीं पर संयोग ने अपना खेल खेला। पता है क्यों? क्योंकि हमारे निमजी भाटी की दाढ़ी भी बिल्कुल वैसी ही लंबी और घनी थी। बस यहीं से विवाद की चिंगारी भड़की। सांखला सरदारों ने जब बकरे को देखा तो वे अपनी हंसी नहीं रोक पाए। तालियां बजाते हुए, ढाके लगाते हुए उन्होंने भरे दरबार में नीमजी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा, नीमजी की दाढ़ी देखो, ये बिल्कुल बकरे जैसी है। आज नीमजी ही बलि का बकरा बनेंगे। अब ये कोई आम दोस्तों वाला मजाक नहीं था, ये एक शूरवीर राजपूत के गहरे स्वाभिमान पर सीधा तीखा वार था। लेकिन महफिल में सब लोग इस मजाक में शामिल नहीं थे। वहां बैठे कुछ समझदार गांव के बुजुर्गों ने तुरंत भांप लिया था कि भाई ये तो बहुत गलत हो गया है। उन्होंने सांखलाओं को चेतावनी दी कि इतने हल्के मजाक मत करो, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये चेतावनी आने वाले एक बहुत बड़े तूफान की स्पष्ट आहट थी। और यहीं से शुरू होती है स्वाभिमान की कीमत, एक तेजी से बढ़ता विवाद और खून खराबा। आइए देखते हैं कि कैसे ये बात एक खौफनाक त्रासदी में बदल जाती है। जब ये खबर निमजी के हितैषी कविराज भीमजी रतन तक पहुंची तो उन्होंने इसे निमजी की मृत्यु के समान माना और शोक में अपना सिर ही मुंडवा लिया। जब निमजी को ये पता चला तो सोचिए उनका क्या हाल हुआ होगा। उनका खून खौल उठा। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और अपने स्वाभिमान का बदला लेने के लिए सांखलाओं पर टूट पड़े। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। एक सांखला वहां से बच निकला और सीधे आगरा के जलाल खान जलवानी के पास पहुंचा। वहां से वो एक पूरी की पूरी पठान सेना लेकर वापस लौटा। एक भयंकर युद्ध हुआ और अंततः निमजी भाटी को अपनी जान गंवानी पड़ी। सिर्फ एक मजाक और कितनी जानें चली गईं। इसके बाद आती है गरीबी में एक भविष्यवाणी। चलिए देखते हैं नीमजी के बेटे मोहनजी भाटी की हताशा को। नीमजी के जाने के बाद उनके वंश पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा।
अब सवाल ये है कि एक भूखा और बहिष्कृत व्यक्ति इस महान वंश को आगे बढ़ाने के लिए सरवाइव कैसे कर सका। नीम जी के बेटे मोहन जी को अपना सब कुछ छोड़कर केलावा गांव में छिपकर रहना पड़ा। भयंकर गरीबी, घर में अन्न का एक दाना नहीं और उनकी पत्नी गर्भवती थी। मोहन जी इस कदर बेबस हो गए थे कि पत्नी को खिलाने के लिए उन्होंने वहां से गुजर रहे एक व्यापारी काफिले से ऊंट चुराने तक की योजना बना ली थी। बिल्कुल हताश करने वाली स्थिति। और फिर आई वो ऐतिहासिक रात। मोहन जी अंधेरे में छिपकर उस काफिले के सोने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक उनके घर से एक धातु की थाली बजने की तेज आवाज आई। पुरानी परंपराओं में थाली बजने का मतलब होता था कि घर में एक लड़के का जन्म हुआ है। एक तरफ गरीबी का चरम और दूसरी तरफ एक नई जिंदगी की शुरुआत। अब दिलचस्प बात सुनिए, इस थाली की आवाज सिर्फ मोहन जी ने नहीं सुनी। उसी व्यापारी काफिले में एक बहुत ही ज्ञानी सुगुणी जाट मौजूद था। उसने आवाज सुनते ही एक चौंकाने वाली भविष्यवाणी कर दी। उसने कहा, अगर ये किसी राजपूत के घर पैदा हुआ है तो ये लड़का एक सर्वोच्च योद्धा होगा, अगर जाट के घर तो एक महान नेता। जब उसे पता चला कि ये बच्चा मोहन जी का है तो उसने काफिले के सरदार से कहकर उस गरीब परिवार को बाजरे की एक बोरी और कुछ मदद भिजवाई। और यहीं से किस्मत ने जो पलटी मारी है वो कमाल है। जब मोहन जी घर पहुंचे तो नवजात बच्चे की गर्भनाल को जमीन में गाड़ने के लिए उन्होंने गड्ढा खोदना शुरू किया। अचानक उनका फावड़ा किसी चीज से टकराया। जब उन्होंने उसे बाहर निकाला तो वो सोने की मोहरों से भरा हुआ एक मटका था। जी हाँ, बिल्कुल किसी जादुई कहानी की तरह। जो परिवार कुछ घंटे पहले भूख से तड़प रहा था, उस बच्चे के आते ही उनकी सारी दरिद्रता खत्म हो गई। अब समय है मारवाड़ के चाणक्य के उदय का और गोविंद दास की महान विरासत को जानने का। साल था विक्रम संवत 1663। ये वो समय था जब वो नवजात बच्चा यानी नीमजी भाटी का पोता बड़ा होकर अपनी बुद्धिमत्ता के चरम पर था। उनका नाम था भाटी गोविंद दास। उनकी तेज अक्ल से प्रभावित होकर जोधपुर के महाराजा सूर सिंह जी ने उन्हें लावेरा गांव की पूरी जागीर इनाम में दे दी थी। भाटी गोविंद दास को ऐसे ही मारवाड़ का चाणक्य नहीं कहा जाता। उन्होंने सचमुच कमाल कर दिया था। एक बिखरे हुए साम्राज्य को उन्होंने पूरी तरह से सिस्टम में ला दिया। राज्य के खाली खजाने को अपनी नीतियों से लबालब भर दिया। प्रशासन के लिए दीवान, बख्शी, हाकिम जैसे नए पद बनाए। इतना ही नहीं, दरबार में बैठने के सख्त नियम बनाए जिसे डावी जीवनी कहा जाता है। उन्होंने शाही दरबार के हर नियम को स्टैंडर्डाइज कर दिया। ये सिर्फ नियम नहीं थे, बल्कि एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य की नींव थे। उनके इस रुतबे को समझने के लिए इतिहास की इस कविता पर गौर कीजिए। इसमें लिखा है कि गोविंद दास गरजा और उसने ऐसे नियम स्थापित किए जिससे मेवाड़ तक कांप उठा। सोचिए, उनकी प्रशासनिक ताकत कितनी विशाल रही होगी। वो सिर्फ एक प्रशासक नहीं थे, वो पूरे मारवाड़ साम्राज्य की रीढ़ बन चुके थे। और अंत में बात आती है मजाक की कीमत की कि जो बोया वही काटा। तो इस पूरी भव्य ऐतिहासिक यात्रा को अगर हम समेटें तो इसका मूल सार क्या है? एक बहुत ही शाश्वत सीख। कभी भी सिर्फ अपने मजे के लिए किसी के आत्मसम्मान या स्वाभिमान का मजाक मत उड़ाइए। वो दाढ़ी का मजाक सिर्फ नीम जी के बालों का मजाक नहीं था, वो उनके वजूद पर हमला था। और उस एक मजाक ने ऐसे परिणामों को जन्म दिया जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई दी। और जाते जाते जरा इस बात पर विचार कीजिए, अगर उस दिन उस मंदिर में उन सांखला सरदारों ने नीमजी भाटी की दाढ़ी का मजाक नहीं उड़ाया होता तो क्या होता? शायद वो खूनी नरसंहार कभी नहीं होता। शायद मोहन जी को वो गरीबी नहीं देखनी पड़ती। और शायद मारवाड़ को कभी अपना महान चाणक्य गोविंद दास नहीं मिलता। हमारे सबसे छोटे बेतुके से लगने वाले काम आने वाली पीढ़ियों के लिए कितना बड़ा असर डाल सकते हैं, इतिहास हमें यही तो सिखाता है। इस विशेष विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी दिलचस्प ऐतिहासिक कड़ी के साथ।